हेलो बच्चों, तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में स्वागत है। और अपनी जो है सेल बायोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, तो उसमें अपन आज बात करते हैं वेसाइकल फॉर्मेशन का। कि मतलब कैसे है वो वेसाइकल बनते हैं, ईआर से आगे जाके वेसाइकल बनते हैं। आपको पता है ईआर, गोल्जी बॉडी और वेसाइकल। वेसाइकल में कुछ भी अपना जो प्रोटीन है वो पैक हो सकती है। तो इसमें बात करते हैं कि वेसाइकल का फॉर्मेशन और जो वहाँ पे उसको जाना है उसके साथ फ्यूज़न मतलब कैसे करेगा। तो वेसाइकल को कहाँ जाना है, ये कैसे होता है, तो इसकी अपन बात करेंगे। तो देखो, जैसे अपनी ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वेसाइकल बनने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जैसे ये वेसाइकल बन रहा है, देखो ये बन रहा है वेसाइकल। इस पे क्या बाइंड होते हैं, वी स्नेयर। क्या बाइंड होते हैं, वी स्नेयर, मतलब वेसाइकल के स्नेयर। ये बस में ही फिर क्या करते हैं, वेसाइकल यहाँ से पिंच ऑफ करके ये बाहर आता है। और इसके साथ क्या जुड़ती है, रब जीटीपेज। ये बस में ही। तो इसके साथ कौन सी मोनोमेरिक प्रोटीन, मतलब सिंगल सब यूनिट की प्रोटीन होती है, रब जीटीपेज। मतलब रब प्रोटीन है और ये किसका है, यूज़ करती है जीटीपी का, यूज़ करती है जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करती है। जीटीपेज मतलब एएसई जिसके भी आगे आ जाए वो होता है यूज़ करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला। ये बस में तो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने वाला। फिर क्या होता है, यहाँ पे इसकी टेथरिंग होगी, मतलब ये क्या जाएगा, अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास जाएगा। ये बस नहीं। और वहाँ पे इसके जो वी स्नेयर है वो टारगेटेड के जो ऑर्गन है उस पर क्या होते हैं, टी स्नेयर, टारगेटेड स्नेयर। तो टी स्नेयर और वी स्नेयर आपस में बाइंड कर जाते हैं। ये बस नहीं। फिर क्या होता है, डॉकिंग होता है, मतलब ये जो वेसाइकल है ये यहाँ पे पास में आता है इसके, स्टेबल होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वेसाइकल क्या होता है, फ्यूज़ होता है। ये बस में। तो डॉकिंग के बाद क्या होगा, ये पहले तो अपने इफेक्टर पे जाके बाइंड करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस, जीटीपी का यूज़ होगा। फिर उसके बाद वेसाइकल क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी और अपना जो भी वेसाइकल के अंदर पैक था वो क्या आ जाएगा, अपने टारगेटेड ऑर्गेनल के पास। फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक एनएसएफ आता है। वो क्या करता है, ये जो अपना टी स्नेयर और वी स्नेयर है, इनसे वी स्नेयर को क्या करा देता है, फ्री। वी स्नेयर को फ्री। ये बस में। तो मान लो ये टारगेटेड ऑर्गन यहाँ पे क्या है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी में मान लो साइकिल को फ्यूज होना है। तो लास्ट में कौन फ्री कराएगा, एनएसएफ। एनएसएफ क्या करेगा, ये वी स्नेयर और टी स्नेयर को फ्री करा देगा। तो वी स्नेयर फ्री होके वापस रिसाइकल होके वापस कहाँ चली जाएगी, ईआर के पास। ये कौन सी प्रोसेस होती है ये अभी तक नहीं पता। तो ये आपको स्टेप पता होने चाहिए कि टेथरिंग, डॉकिंग, फिर इफेक्टर जीटीपी हाइड्रोलाइसिस, फिर वेसाइकल फ्यूजन, फिर एनएसएफ। ये बस में ये ऐसे प्रोसेस होता है। और इस पे कौन सी मोनोमेरिक प्रोटीन काम में आते हैं, रब जीटीपेज। वेसाइकल फ्यूजन में कौन सी आती है, रब जीटीपेज। ये नेट में बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसके बाद है कि जो वेसाइकल की जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब उसको कहाँ फ्यूज़ होना है, उसके लिए कौन काम आते हैं, स्नेयर तो काम आते हैं, वी स्नेयर और टी स्नेयर। ये बस है। तो वी स्नेयर तो ईआर की मेम्ब्रेन वाले हैं और टी स्नेयर गोल्जी बॉडी के ईआर, गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन वाले हैं। और यहाँ पे और क्या काम आती है, मोनोमेरिक प्रोटीन, मतलब सिंगल सब यूनिट की प्रोटीन, रब जीटीपी। तो रब जीटीपी काम आती है, जो क्या करती है, वेसाइकल फ्यूजन में काम आती है। और ये नेट में बहुत बार पूछा है। अब जो अभी बात करिए अपन ने कि वेसाइकल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और बाद में अपने टारगेटेड ऑर्गेनल के साथ फ्यूज़न होता है, तो वो कैसे होता है। तो पहला काम था टेथरिंग का, मैंने अभी बताया था। तो टेथरिंग का मतलब क्या होता है कि जो टारगेट है उस पर कंपिटेंस जुड़ना है। ये बस में कंपिटेंस मतलब उसके साथ जुड़ने की जो प्रोसेस है वो क्या है, टेथरिंग। मतलब वो उसके पास आ गया, वो कोशिश करेगा कि इसके साथ जुड़ने की। डॉकिंग का मतलब क्या है, वो जुड़ के क्या हो जाएगा, स्टेबल। कैसा हो जाएगा, स्टेबल। फिर इसके बाद जो इफेक्टर है उसके पास कौन सी है, जीटी पेज। तो रब जीटी पेज इसके साथ क्या होगा, कॉम्पिटेंस होगा, मतलब जीटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। फिर क्या होगा, वेसाइकल फ्यूजन होगा, मतलब वेसाइकल फ्यूज कर जाएगी अपने टारगेट ऑर्गेनल के पास। और लास्ट में जो एनएसएफ था, इसका मतलब क्या होता है, एनियम सेंसिटिव फैक्टर। ये क्या करता है, ये वी स्नेयर को फ्री कराता है, उसको रिसाइकल करा के वापस कहाँ भेज देगा, ईआर के अंदर। ये बस में। तो वी स्नेयर तो मिलते हैं वेसाइकल पे और टी स्नेयर मिलते हैं टारगेटेड ऑर्गेनल पे। एनएसएफ हेल्प करता है जो वी स्नेयर और टी स्नेयर है उनको आपस में फ्री कराने में। ये बस ना, आपस में फ्री कराने में, रिलीज या रिसाइकल कराने में। फिर इसके बाद है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है कि मान लो कोई प्रोटीन है, उस पर अपन जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है KDEL, सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं, लाइसिन, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और ल्यूसिन। ये सीक्वेंस मान लो हटा दें अपन, सिग्नल सीक्वेंस हटा दें, तो अब वो ईआर में नहीं जाएगी, क्योंकि जो ईआर की ल्यूमन है उसमें जाने के लिए क्या चाहिए, KDL। अब वो ईआर में नहीं होगी, वो क्या होगी, उस पर KDL सीक्वेंस नहीं है, सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, सीक्रेटरी नेचर की हो जाएगी। प्रोटीन कैसी हो जाएगी, सीक्रेटरी नेचर की, मतलब वो सेल में अब रहेगी नहीं, वो सेल के बाहर चली जाएगी या ECF में चली जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके बाद बात करते हैं
कि जैसे ये तो अपना पॉइंट पूरा हो गया वेसाइकल फ्यूजन का, इसमें रब जीटीपेज काम आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, नेट में यही पूछता है। और जो प्रोसेस है कौन कौन से लाइन वाइज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन देखो न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब कोई प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो वो कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं अपन पीटीटी, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, मतलब प्रोटीन बनने के बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है वो न्यूक्लियस में भी होता है। आपको पता है 4 ऑर्गेनेल मैंने लिया थे, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये बस में ही। तो उन 4 ऑर्गेनेल में पीटीटी होता है, उनमें से एक था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन कैसे जाती है और कैसे बाहर आती है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मान लो ये सेल है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रोटीन ए है। प्रोटीन ए क्या बोलता है, मेरे को अंदर जाना है, तो उसके लिए उसके साथ अपन क्या बाइंड करेंगे, इम्पोर्टिन। कोई चीज़ को अंदर जाना है, इम्पोर्ट मतलब अंदर आना, आयात होता है वैसे। तो इम्पोर्टिन का मतलब है प्रोटीन ए को न्यूक्लियस के अंदर ले जाना। तो प्रोटीन ए के साथ कौन बाइंड करेगा, इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन कर गया, लेकिन उसके साथ एक प्रोटीन और बाइंड करेगी, रैन जीडीपी। क्या करेगी, रैन, वो भी किसके साथ, जीडीपी के साथ। ये बस में ग्वानिल डाइफॉस्फेट। और क्या होता है कि इस पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस भी होगा, मतलब कोई चीज़ को न्यूक्लियस में जाना है तो उसके लिए उसके ऊपर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए, जिससे वो कहाँ चली जाए, न्यूक्लियस में। ये बस में मतलब एनालिसिस की तो प्राइमरी नीड है। अब क्या होगा, ये इम्पोर्टिन, ये बस में इम्पोर्टिन और जो प्रोटीन है अपनी वो बाइंड थे, और साथ में रैन जीटीपी ये जाएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, उसके थ्रू कहाँ चलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही न्यूक्लियस में जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रोटीन और इम्पोर्टिन ये अलग अलग हो जाते हैं। ये बस में प्रोटीन और इम्पोर्टिन तो अलग अलग हो जाते हैं, फिर ये इम्पोर्टिन अपनी वापस बाहर चली जाती है। इसके अलावा क्या है, जो अपनी रैन जीडीपी थी उसको अपन न्यूक्लियस में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रैन जीटीपी में। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें एक पावर मिलती है जिसका नाम क्या है, जीईएफ, जी एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, जो क्या करती है, जीडीपी को जीटीपी में चेंज करती है। तो रैन जीटीपी किस में चेंज हो गया, रैन जीटीपी। तो जो रैन प्रोटीन है वो किस में काम आती है, न्यूक्लियस है ट्रांसपोर्ट में। ये बस में यहाँ पे और क्या याद रखना है, इम्पोर्टिन किसके साथ बाइंड करती है, रैन जीडीपी के साथ। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सी पावर होती है, जीईएफ, जी एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर। ये 3 चीज़ आपको याद है होनी चाहिए। ये तो बात होगी जब प्रोटीन को अंदर लेके जाना है। अब मान लो कोई प्रोटीन को बाहर लेके जाना है, मान लो कोई प्रोटीन बी है उसको बाहर लेके जाना है, तो देखो बाहर जाने के लिए उस पर एक तो सीक्वेंस मिलना चाहिए, न्यूक्लियस एक्सपोर्टिन सीक्वेंस, मतलब न्यूक्लियस से बाहर जाने का सीक्वेंस। ये बस में ये सीक्वेंस मिलना चाहिए। उसके अलावा जो प्रोटीन बी है उसके साथ रैन जीटीपी बाइंड करेगी, कौन बाइंड करेगी, रैन जीटीपी। और कौन बाइंड करेगा, एक्सपोर्टिन। ये बस में प्रोटीन बी के साथ एक्सपोर्टिन बाइंड करेगा, एक्सपोर्ट उसको बाहर लेके जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या बाइंड होगी, एक प्रोटीन होगी रैन, उसके साथ क्या होगा, जीटीपी। ये बस में तो अब देखो प्रोटीन बी, रैन जीटीपी और एक्सपोर्टिन आपस में बाइंड होके ये कहाँ आ गए, न्यूक्लियर फोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएंगे तो क्या होगा, ये प्रोटीन और एक्सपोर्टिन अलग अलग हो जाएगी। ये बस में ये अलग होगी, और जो एक्सपोर्टिन है वो अपनी वापस न्यूक्लियस में चला जाएगा। अभी जो बात करते हैं, जो रैन जीटीपी थी उसका क्या है, रैन जीटीपी में चेंज हो जाता है, कौन करता है, गैप। और गैप को कौन एक्टिवेट करता है, जैसे इसको जीटी पेज कन्वर्ट करता है वैसे, जीटीपी को जीटीपी में, लेकिन जीटी पेज को एक्टिवेट कौन करता है, जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिसको बोलते हैं गैप। तो इन दोनों का एक ही काम है, ऐसे मान सकते हो। तो गैप करता है, तो आपको क्या याद रखना है, अब देखो जैसे ये रेन जीडीपी में कन्वर्ट हो गया तो ये यहाँ काम आ जाएगी साइटोप्लाज्म में। ये देखो यहाँ पे जैसे इम्पोर्टिन के साथ बाइंड होकर अंदर जाएगी, और अंदर जो रेन जीटीपी बन रहा था वो इस एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड होके बाहर आ रहा था। तो आपको क्या याद रखना है कि एक्सपोर्टिन के साथ कौन बाइंड होता है, रैन जीटीपी बाइंड होता है। ये बस में, और जो गैप या जीटीपेज पावर है वो कहाँ मिलती है, साइटोप्लाज्म में। ये बस समझ आ गई, ये इतना समझ में आ गया। अब आपको देखो जैसे इसमें जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो इम्पोर्टिन है उसके साथ रैन जीटीपी बाइंड होगी, एक्सपोर्टिन के साथ रैन जीटीपी बाउंड होगी। इसके अलावा जो जीईएफ पावर है जीटीपी को जीटीपी में चेंज करने वाली, वो न्यूक्लियस में मिलेगी। और जो गैप या जीटीपेज पावर है वो कहाँ मिलेगी, साइटोसोल में। ये 4 क्वेश्चन आपको याद है होने चाहिए। ऐसे मान लो कोई किसी को पीटीएस पेरोक्सिसोम में जाना है, उसके पास कौन सा सीक्वेंस मिलना चाहिए, पीटीएस पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस। इसके अलावा किसी को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया टारगेटिंग सीक्वेंस। क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोप्लास्ट टारगेटिंग सीक्वेंस। तो देखो कोई चीज़ को अगर जीडीपी को जीटीपी में चेंज करते हैं तो उसके लिए कौन सी पावर होती है, जीईएफ, जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये समझ में आ गया। और किसी को जीटीपी से जीडीपी में चेंज करना हो तो उसके लिए होता है जीटी पेज। और जीटी पेज को भी कौन एक्टिवेट करता है, गैप जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो इन दोनों का एक ही काम है, ऐसे मान सकते हो।
अब देखो जो रैन जीटीपेज है, जो यहाँ पे काम आ रही थी, वो मोनोमेरिक प्रोटीन है, मतलब सिंगल सब यूनिट से बनी हुई है। इसके अलावा ये किस में काम आते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में। ये पूछा हुआ नेट का क्वेश्चन है। अब देखो जो पॉइंट थे मैंने जो बोले थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि रैन जीडीपी तो बाउंड करेगी इम्पोर्टिन के साथ, और रैन जीटीपी बाउंड करेगी एक्सपोर्टिन के साथ। ये बस नहीं, ये भी नेट में पूछा हुआ है। इसके अलावा क्या है कि एक्सपोर्टिन है, एक्सपोर्टिन क्या है, जो प्रोटीन के साथ बाइंड होकर न्यूक्लियस से क्या ले आए, प्रोटीन को बाहर, और ये बाइंड होती है रैन जीटीपी से। इम्पोर्टिन क्या है, जो प्रोटीन को बाइंड होकर न्यूक्लियस के अंदर ले जाए, और ये बाइंड होती है रैन जीडीपी के साथ। ये बात सुना गई, इतनी बात आ गई। न्यूक्लियस में तो मिलती है जीईएफ एक्टिविटी, और साइटोप्लाज्म में मिलती है गैप या जीटीपेज एक्टिविटी, जो जीटीपी को जीडीपी में सेंस करता है, और न्यूक्लियस में जीईएफ एक्टिविटी जो जीडीपी को जीटीपी में सेंस करता है। ये बस नहीं, तो ये सारे नेट के क्वेश्चन हैं। ये अपना जो नॉर्मल है, जो अपना ट्रांसपोर्ट था, वेसाइकल फ्यूजन, ये सब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, ये अपना पूरा हो गया। अब अपन नए टॉपिक की बात करते हैं, सेल सिग्नलिंग। वैसे तो ये सारे अलग से एक यूनिट पढ़ाते हैं कि सेल सिग्नलिंग नाम से एक अलग यूनिट है, लेकिन अपन इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और इसको सबने महाभारत बना रखी है, लेकिन ये बहुत ईजी है। ये बस नहीं, जैसे जैसे मैं स्टेप बोलूँ ये बड़ी लगेगी, पर ये है कि इनसे क्वेश्चन है वो बहुत ईजी लेवल का आएगा। अभी देखो बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की, या सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब क्या होता है कि कोई सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें सेल सिग्नलिंग होती है। ये बात सुना गई। तो यहाँ पे देखो, एक तो होगा सिग्नल मॉलिक्यूल, मतलब कोई लिगेंड होगा, मतलब कोई जाके रिसेप्टर पे जो बाइंड करता है उसको बोलते हैं लिगेंड। ये बात सुना गई। तो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा। एक क्या होगा, रिसेप्टर, जिस पे लिगेंड जाके बाइंड करेगा। और फिर क्या होगा, रिस्पॉन्ड, उसके प्रति उसका कुछ रिस्पॉन्स होगा। ये तीन चीज़ इसमें होती है। तो देखो एक बेसिक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि सेल सिग्नलिंग होगी कैसे। ये बस मैं यहाँ पे एक्स वाई ए बी नाम लेके बता देता हूँ, फिर अपन स्पेसिफिक जब पढ़ेंगे तब उनका पूरा नाम लेंगे। तो देखो यहाँ पे रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, इसके साथ लिगेंड बाइंड किया, और उसने क्या बनाया, सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब किसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर रिसेप्टर है ना, तो उसको सेकेंडरी मैसेंजर बनाने पड़ेगा, मतलब वो आगे जाके काम करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इफेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे कौन है, एडेनिलेट साइक्लेज। एडेनिलेट साइक्लेज का काम है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना। ये बात सुना गई। तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर जाएगा एसी के पास, एडेनिलेट साइक्लेज के पास। और क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्स होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में। फिर वाई क्या करता है, कोई ए है, उसको क्या करेगा, इनएक्टिव से एक्टिव। फिर ए क्या करेगा, बी को इनएक्टिव से एक्टिव। फिर बी क्या करेगा, सी को इनएक्टिव से एक्टिव। और सी क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको करेगा एक्टिव। ये बात नहीं, तो अल्टीमेटली अपन को जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव करना है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब क्या है, अपन ने वैसे मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ लिया था कि ये जाके डीएनए पे बाइंड करता है और क्या बनाता है, आरएनए और प्रोटीन। ये बात नहीं, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाता है डीएनए के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और यहाँ पे होता है डीएनए या फिर बोल दे जीन। तो उस पे ना एक रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा, मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जिस पे कौन बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे ही बाइंड करेगा तो इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे कोई आरएनए बनेगा, बाद में ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन बनेगी, और वो अपना काम करेगी। तो ऐसे क्या होती है अपनी सेल सिग्नलिंग। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सिग्नलिंग क्या क्या टाइप की है। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये जो एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और जक्स्टोक्राइन है, बस यही पता होना चाहिए आपको। मैच द फॉलोइंग में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है। अभी देखना कि जो सिग्नलिंग है उसकी 4 टाइप है। एक तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग, आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसी की बात करते हैं कि बने तो कहीं और, ये बस नहीं, और काम कहीं और करे। जैसे मान लो बने तो हाइपोथैलेमस या कहीं और, ये बस नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन काम कहीं और करेगा, ये बस नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं करते। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो दूरी पर काम करेंगे, मतलब यहाँ बना तो कहीं और जाके काम करेगा, ब्लड के थ्रू कहीं और चला जाएगा। तो इसके फेमस एग्जाम्पल है हार्मोन। क्या है, हार्मोन। ये बस में, तो ये तो क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। फिर इसके बाद है पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब क्या होता है, कोई 2 सेल है वो पास पास में, तो एक सेल तो क्या करेगा, सिग्नल रिलीज करेगा, और दूसरा सेल है वो रिसीव करेगा रिसेप्टर के थ्रू। पैराक्राइन पास पास, ऐसे याद रख सकते हो, पैराक्राइन पास पास। तो इसका एग्जांपल है विंट, हैज होप और न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जैसे ये सेल है, ये सिग्नल रिलीज करेगी और ये उसको लेगा। फिर इसके बाद है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन खुद, मतलब खुद का खुद से, खुद का ही लिगेंड, खुद का ही रिसेप्टर
ये बस में आई। तो ये क्या होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इसका एग्जांपल है कैंसर सेल और इम्यून सेल। इसके अलावा जक्स्टाग्राइन, जक्स्टा का मतलब याद रखना एकदम पास पास, मतलब दो सेल जुड़ी हुई, तो एकदम पास पास होती है, जुड़ी हुई होती है, सिग्नल सेल पे ही रहता है, मतलब सेल पे ही सिग्नल रहेगा, वहाँ से आगे नहीं जाएगा, दूसरी सेल की तरफ नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। दूसरा सेल आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो जैसे ये देखो यहाँ पे सिग्नल है, ये बाइंड है, और दूसरा आके रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड कर गया, तो एकदम पास पास में जुड़ी हुई है। ये बस में इसको बोलते हैं जक्स्टाग्राइन सिग्नलिंग, और इसका एग्जाम्पल है डेल्टा नोच। ये बस में तो डेल्टा तो जैसे यहाँ पे सिग्नल हो गया, लिगेंड हो गया, और नोच क्या हो गया, रिसेप्टर। इसकी अपन आगे और बात कर लेंगे। अब देखो सिग्नल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड की बात करते हैं, जो कहाँ बाइंड होगा जाके, रिसेप्टर पे। तो एक तो होता है हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल, ये बस में। तो देखो मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो देखो हाइड्रोफिलिक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, कोई हाइड्रोफिलिक लिगेंड है जो पानी से प्यार करे, ये बस में, लेकिन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो इसके जो रिसेप्टर है वो कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता सिग्नल मॉलिक्यूल। तो इसको अपने लिए क्या रखना पड़ेगा, सेल पे रिसेप्टर। तो रिसेप्टर बाहर मिलेंगे, सेल सरफेस पर रिसेप्टर मिलेंगे, ये बस नहीं। तो इसके एग्जांपल क्या है, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ये बस नहीं, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट याद रखना, एपिनेफ्रिन इमरजेंसी में काम आता है, और नोर एपिनेफ्रिन नॉर्मल कंडीशन में रिलीज होता है, ये बस नहीं। तो ये हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल ये सब हैं, और इनके रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे, बाहर, ये भी नेट में पूछा हुआ है। या सेल सरफेस पे, बाहर का मतलब क्या हो गया, बाहर नहीं, सेल के सरफेस पर मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलेंगे। फिर इसके बाद है हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफोबिक है तो पानी से दूर रहते हैं, ये बस में, मतलब पानी से, ये इनको पानी पसंद नहीं है, वाटर पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स। तो ये है क्या है, ये मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तो इसको रिसेप्टर अपनी मेम्ब्रेन पर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये अपना रिसेप्टर कहाँ रखेगी, सेल के अंदर। तो इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, या बोले इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। इन एस्ट्राडियोल इनका कहाँ मिलेगा, सेल के अंदर रिसेप्टर मिलेगा। और इसके अलावा क्या, नॉन स्टीरॉयड जैसे थायराइड या रेटिनोइक एसिड, इनकी अपन आगे बात करेंगे, रेटिनोइक एसिड की डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो ये हो गए हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल, ये बस में। तो इनका क्या होता है, रिसेप्टर अंदर मिलता है, तो सीधा सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, सेल के अंदर, और फिर एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा है। एक और नाम है आइकोसेरोइड। ये क्या है, ये स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड का मतलब लिपिड है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर है वो अंदर नहीं मिलता, मतलब जितने भी स्टीरॉयड है उनका अंदर मिलता है, लेकिन इसका अंदर नहीं मिलता। इसका रिसेप्टर मिलता है सेल सरफेस पर, कहाँ पे, सेल के सरफेस पे मिलेगा। अब देखो जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, वो क्या कहते हैं, उनका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन पे मिलता है, ये बस में, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो देखो उसका वो अपना खुद तो जाके काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब वो अपना मैसेज पहुंचाएगा। जैसे पहले जैसे मान लो जो कबूतर है वो अपना सिग्नल पहुंचाता था, तो वो बीच में एज ए कैसे काम करने लगा, सेकेंडरी मैसेंजर। पिजन बीच में काम करता था एज, वैसे ही क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। तो अभी बात कर लेते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की ही। तो देखो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकते हैं, साइक्लिक एएमपी हो सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी भी हो सकता है, IP3 भी हो सकता है, या DAG भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर। अब देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ी बहुत, वैसे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है पर कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो IP3 का मतलब होता है इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, मतलब इनोसिटोल है और उस पर कितने, 3 फॉस्फेट है। तो इनोसिटोल क्या होता है कि 6 मेम्ब्रेन, 1 2 3 4 5 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है कार्बन की, उस पर सारों पे OH होता है, लेकिन 3 पे क्या होता है, OP, मतलब फॉस्फेट होता है, ये बस में। तो इसी का नाम क्या है, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दे रखा है PiP2, इसका नाम होता है फोस्फोटाइडिक इनोसिटोल डाई फॉस्फेट, ये बस में, ये तो इसका नाम हो गया। इसके बाद क्या है, ये PiP2 ब्रेक करता है, ये वैसे ब्रेक होता है किसमें, DAG और IP3 में। PiP2 ब्रेक किसमें होगा, DAG प्लस IP3 में, ये बस में। अब इसको ब्रेक कौन करता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। DAG क्या होता है, डाई एसिल ग्लिसरॉल, ये कहाँ बाउंड रहेगा हमेशा, मेम्ब्रेन पे, ये बात याद रखना। DM बोल देना इंस्टाग्राम पे कि मेरे को DM करो, तो ऐसे याद करो, DAG कहाँ मिलेगा, मेम्ब्रेन पे फ्यूज रहेगा। इसके अलावा क्या है, IP3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट। तो जैसे ये देखो, ये जैसे यहाँ पे बना रखी है इसने PiP2 की स्ट्रक्चर, ये वैसे ये फोस्फोटाइडिक एसिड, और ये क्या होगा, इनोसिटोल, ये बस में इनोसिटोल, और यहाँ
ये बस में ये पूरा नाम हो गया, और ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये बस में यहाँ से जब ब्रेक होगा तो एक तो बन जाएगा DAG, ये DAG हो गया, और एक बनेगा IP3। ये स्ट्रक्चर की बात होगी। DAG के आपको पता है डाई एसिल ग्लिसरॉल, ये तो देखो CH2O CH2, ये तो ग्लिसरॉल हो गया, और ये दो फैटी एसिड की चेन है ये बस में, तो ये क्या हो गया डाई एसिल ग्लिसरॉल, और इनोसिटोल ये हो गया, और 3 फॉस्फेट है इसे इनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट। ऐसे ही जो PiP2 है, यही जो PiP2 है इसको जैसे इसको तो चेंज करता है, देखो मैं बताता हूँ, PiP2 को DAG प्लस IP3 में चेंज करता है फोस्फोलाइपेज, ये बस में फोस्फोलाइपेज C, इसकी अपन आगे बात कर लेंगे। और ऐसे जो PiP2 है उसको PiP3 या PI3, ये बस में दोनों में कोई भी नाम आ सकता है, फोस्फोटाइटिक इनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट। तो इसको चेंज कौन करता है, काइनेज या PI3 काइनेज, ये बस में। और जब भी काइनेज आता है तो क्या होता है, फोस्फेट ऐड होता है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट। वो फोस्फेट लेके कहाँ से आता है, ATP से फोस्फेट लाएगा और PiP2 के ऊपर लगा दिया, और क्या बन गया PiP3। ये इस बार अभी दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बात सुनाई। इसके बाद क्या है, प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज का मतलब क्या है, जो प्रोटीन को फोस्फोराइलेट कर दे, फोस्फेट ऐड कर दे, और कहाँ से लेके आएगा प्रोटीन काइनेज, ATP से फोस्फेट लेके आता है। इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप क्या है, तो एक तो होता है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। वैसे आपको पता है कि STY तीनों OH ग्रुप कंटेनिंग है, तो इन्हीं पे क्या लगता है, फोस्फेट। तो एक तो टाइप हो गया सेरीन थ्रियोनिन काइनेज, मतलब जो सेरीन और थ्रियोनिन पे क्या लगाए, फोस्फेट। एक होता है सेकंड क्लास होती है इसकी टायरोसिन काइनेज, जो किस पे लगाएगा, टायरोसिन पे। तीसरी जो है वो क्या है, सेरीन थ्रियोनिन टायरोसिन तीनों पे फोस्फेट लगा सकता है, तो इनको बोलते हैं अनयूजुअल काइनेज या फिर ड्यूल एक्टिविटी काइनेज, क्योंकि इसके पास ये वाली भी एक्टिविटी है और ये वाली भी एक्टिविटी है, ये बस नहीं। तो इसके एग्जाम्पल है मैक और कैक, इनकी अपन आगे बात कर लेंगे। बस आपको याद क्या रखना है, ये कौन सा होता है, अनयूजुअल काइनेज, सेरीन थ्रियोनिन टायरोसिन काइनेज। फोर्थ होता है हिस्टीडीन काइनेज, और फिफ्थ होता है एस्पार्टेट काइनेज। बस इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, तीसरी क्लास। अब देखो ये बार बार नाम आ गया प्रोटीन काइनेज ए, तो प्रोटीन काइनेज ए का मतलब क्या है, उसको एक्टिवेट कौन करेगा, साइक्लिक AMP। ए का मतलब साइक्लिक AMP, तो उसको एक्टिवेट करेगा साइक्लिक AMP। जो प्रोटीन काइनेज सी है वो ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, ऐसे नहीं साइक्लिक CMP से एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसकी अपन आगे बात करेंगे। ऐसे जो प्रोटीन काइनेज जी है उसको एक्टिवेट कौन करेगा, साइक्लिक GMP। ये बस नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद क्या देखो, जो OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो 3 है, सेरीन थ्रियोनिन और टायरोसिन STY। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो इन्हीं का फोस्फोरेशन होगा, मतलब इन पे ही अपन क्या लगाएंगे, फोस्फेट, क्योंकि तीनों के पास OH है, H को हटा के अपन क्या लगा देंगे, फोस्फेट। ये बस में आ गई। तो इसके बाद अपन जो सिग्नलिंग है जिसका बेसिक नाम है GPCR सिग्नलिंग, वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो सिग्नलिंग का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो आज की क्लास आपको अच्छे से लेनी है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू बच्चों।